हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। उसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दूँगी पार्ट 1 का। एंड इस चैप्टर के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, तो नोट्स की वीडियो का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप देखो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इसमें हम थोड़ा रिकैप करते हुए चलते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है ये हमने देख लिया था। आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है ये हमने देखा था। 3 प्रकार से किया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है और इनके एग्जाम्पल्स भी। और इन तीनों जो क्षेत्रक है उनको कुछ स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा था जीडीपी तथा 3 क्षेत्रकों की हमने तुलना करी थी कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस हुआ है आज तक और पहले क्या था, ये हमने देखा था। सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन देखी थी, देखा था वो कैसे काम करता है हमारे इंडिया में। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन किस प्रकार से डिफरेंस हुआ है तीनों क्षेत्रक में। आज के टाइम में जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है, जिसे हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये हमने देखा था। अब फिर हमने देखा था भारत में तृतीय क्षेत्रक के महत्वपूर्ण होने के कुछ कारण भी हैं, वो भी हमने देखे थे। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसे अच्छे से समझ के चलना है। देन हमने देखा था कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। हमने देखा था कि अधिकांश लोग जो हमारे कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं और उससे जो हमारा उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है। जब हम अपने दूसरे क्षेत्रकों को देखते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारा जीडीपी है वो उससे कम प्राप्त होता है। फिर हमने थोड़ा सा डिफरेंस किया था प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के चलनी है। एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आप बना के लिख सको, ऐसे होना चाहिए। फिर हमने देखा क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यक से ज़्यादा अधिक लोग लगे हुए हैं, तो हमने देखा था हाँ ऐसा ही कारण है, इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। वो क्या होता है उसकी भी हमने एक डेफिनेशन देख ली थी, बेरोजगारी क्या है और फिर अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है, उसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इस हिसाब से हम देखेंगे अब कि संगठित क्षेत्रक क्या है और असंगठित क्षेत्रक क्या है, उन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है। तो संगठित क्षेत्रक अगर आता है आपके एग्जाम में डिफ्रेंशिएट करने का कि आप अंतर बताइए संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में, तो आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो एंड इससे आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से देना होता है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपसे 24 घंटे काम करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे संगठित क्षेत्रक में आपको बताया जाएगा कि आपको इतनी देर से इतनी देर तक आपको यहाँ पे काम करना है, तो इसे हम संगठित क्षेत्रक में लाते हैं। जब हम देखते हैं असंगठित क्षेत्रक में क्या होता है, छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से वो निर्मित होता है। मतलब कि असंगठित क्षेत्रक में कोई भी टाइम का कुछ वो नहीं है, बाउंडेशन, आपको अनलिमिटेड भी काम करवाते हैं वो लोग और उसके बदले में आपको जो पेमेंट मिलती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे टाइम लिमिट्स होती है संगठित क्षेत्रक में, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में नहीं होती है। सेकंड डिफरेंस, वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो संगठित क्षेत्रक हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उनमें काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती हैं उन्हें फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। तो सम ऑफ दीज एग्जाम्पल आपके हैं, कारखाना हो गया अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गए, उसमें आपको वर्कर्स से इतने टाइम तक काम करवाना है और अगर आप ज़्यादा काम करवाओगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और यहाँ पे जो नियम है उनका पालन किया जाता है। कहाँ पर? संगठित क्षेत्रक में। और वही हम दूसरी तरफ देखें तो असंगठित क्षेत्रक में क्या होता है, अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं ये
इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। मतलब कि इस क्षेत्र में भी हमारे नियम बनाए जाते हैं बट लोग उनका फॉलो नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं और ये ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। देन हम देखते हैं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और जो असंगठित क्षेत्र के वहाँ पे रोजगार सुरक्षित नहीं है। मतलब कि अगर आप संगठित क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हो तो वो आपको ऐसे ही आपकी जॉब से नहीं निकाल सकते। और जब दूसरी तरफ आप देखो कि रोजगार आपका, अगर आप असंगठित क्षेत्र में हो, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, तो क्या पता वो आपको किसी भी कारण से आपकी जॉब से आपको निकाल दे। लाइक आप किसी शॉप में काम करते हो और वहाँ पे आपको आज वहाँ के मालिक का मूड अच्छा नहीं है एंड वो आप पे भड़क जाता है और आपको नौकरी से निकाल देता है, तो ये क्या कोई वैलिड रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि रोज़गार सुरक्षित नहीं है उस इंसान का, उसे कभी भी किसी भी कारण से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है जो संगठित क्षेत्र के वहाँ पे आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा उसको जॉब से निकालने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि संगठित क्षेत्र किस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे सब चीज़ एक क्या प्रोसेस के थ्रू चलती है और कोई किसी भी प्रकार का गलत तरीके से कुछ भी काम नहीं कर सकता है क्योंकि उस सब चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण होता है और वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो की जाती है। अब फिर नेक्स्ट है उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अगर वो लोग अपनी जो टाइम लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं संगठित क्षेत्र में तो उसके लिए उनको ज़्यादा पेमेंट दी जाती है। और जब हम देखें असंगठित क्षेत्र में तो ये कम वेतन वाले रोज़गार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय तक कार्य करने पर उतना ही वेतन दिया जाता है जितना निर्धारित हो नियोक्ता द्वारा। मतलब कि आप किसी ने आपको जॉब पे रखा है तो जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे ज़्यादा देर तक काम भी करवाएंगे तो आपको उतनी ही सैलरी देंगे जितनी उन्होंने आपको पहले से बता के रखी है। तो ये होता है यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे देखो वे नियोक्ता मतलब जिसने आपको नियुक्त किया है, जिसने आपको जॉब पे रखा है, और भी उनसे क्या बेनिफिट्स होते हैं जो वहाँ पे इंसान काम कर रहा है उसको। लेकिन जब हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में, वहाँ क्या होता है सवेतन छुट्टी आदि किसी प्रकार के लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि अब जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करो, मतलब कि आप जब देखते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में संगठित क्षेत्र में तो वहाँ पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और गवर्नमेंट जॉब्स नहीं भी होती हैं तो बहुत सी प्राइवेट जॉब्स भी होती हैं जिसमें आपको क्या होता है सवेतन छुट्टी मिलती है। मतलब कि पेड लीव मिलती है, आपको पैसे भी मिलेंगे और आपकी छुट्टी भी हो जाती है, आपके पैसे नहीं कटते। तो इस तरह के आपको क्या लाभ मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जब आप देखो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज में अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपकी वहाँ की सैलरी है वो कट जाती है। तो यहाँ पे ये सब बताया और ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नियोक्ता को लाभ मिलते हैं जो वहाँ पे काम करता है तो क्या क्या लाभ है, सवेतन छुट्टी, पेड लीव्स मिलती हैं, पैसे मिलते हैं और छुट्टी मतलब कि पैसे आपके नहीं कटते छुट्टी होने पर। अवकाश काल में भुगतान होता है, भविष्य निधि, सेवानुदान एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वे चिकित्सा लाभ पाने के भी हकदार होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित क्षेत्र केवल वो नहीं होते जो गवर्नमेंट्स के अंदर जो केवल सरकारी जॉब होती है, बहुत जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं वो भी आती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना। हर चीज़ जो प्राइवेट है वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि मालिक को क्या होता है शुद्ध पानी हो वहाँ पे और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी जो सुविधाएं होती हैं, आपको माहौल सही रखना है वहाँ का, इस तरीके की काम की क्या होती है आवश्यकता है वहाँ पर। और जब वे सेवानिवृत्ति होते हैं मतलब रिटायरमेंट होता है वहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब संगठित क्षेत्र में तो पेंशन भी प्राप्त होती है। और वो चाहे आप सरकारी जॉब करते हो या फिर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो, दोनों में ही आपको जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं वो आपको पेंशन जो होती है आपकी वो देते हैं। फिर यहाँ पे कोई पेंशन नहीं मिलती आपको रिटायरमेंट के बाद, कहाँ पर असंगठित क्षेत्र में। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो गवर्नमेंट ऑफिस, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्योग जो कि आपके
जो कि आपके क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं, सरकारी द्वारा पंजीकृत उद्योग, वो आपके क्या होते हैं, वो भी आपके एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे भूमि रहित मजदूर हो गए, और जो आपके शॉपकीपर्स जो होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ पे, ये सारे क्या हैं, और जो ठेल लगाते हैं वो सारे हमारे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखिए असंगठित क्षेत्र के श्रमों का संरक्षण कैसे हो। अब हम देख सकते हैं कि संगठित क्षेत्र में कितनी सारी आपको लाभ मिलते हैं, और जबकि असंगठित क्षेत्र में आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है, आपको किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम श्रमिकों का संरक्षण कैसे करें, उनको प्रोटेक्ट कैसे करके रखें, यहाँ पे ये आपको बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र श्रमिक, तो अब जब हम बात करें गाँव वाले एरिए में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र के, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका संरक्षण किस तरीके से किया जाए, यहाँ वो देखते हैं। तो भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमित किसान, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, बढ़ई, सुनार से रचित होता है। और तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो असंगठित श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो कुछ होते हैं जो भूमिहीन कृषि श्रमिक होते हैं, कारीगर होते हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, ये सारे आपके ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं वो होते हैं, जो काम करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, इनको प्रोटेक्ट करने का, कि समय से बीज उपलब्ध करा दो आप, जो भी आपके किसान हैं उनको कृषि उपकरण अच्छे से प्रदान करो ताकि जो उनका फसल है वो अच्छी बने। साख क्रेडिट लाइक लोन्स, मतलब कि उनको लोन्स प्रोवाइड करे सरकार, और कम ब्याज दर पर, और विपणन केंद्र, मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सारी चीज़ें के थ्रू क्या होगा कि उनकी एक अच्छी फसल उगेगी और वो जो अपना जीवन यापन करने पे सक्षम होंगे। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनका संरक्षण कर सकते हो। शहरी क्षेत्र में असंगठित श्रमिक, तो शहरी क्षेत्र में असंगठित श्रमिक कौन कौन होते हैं, लघु उद्योगों के श्रमिक, जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे उद्योगों में लगे जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं वो, और निर्माण जो कंस्ट्रक्शन में लगे रहते हैं हमारे कारीगर, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों, और सड़कों पर विक्रेता, जो हमारे ठेल वाले जो ठेल लगाते हैं वो लोग का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले, ये सारे हमारे शहरी क्षेत्र वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। तो इनका अब कैसे किया जा सकता है हमारा संरक्षण, तो वो आप सोचो अब कि इनको क्या काम दिया जाए, सरकार के द्वारा इनको काम दिया जाना चाहिए। और क्योंकि इसमें कुछ चीज़ ऐसे नहीं है कि इनको, जैसे कि यहाँ पे हम सरकार के द्वारा ही तो ये सब चीज़ें की जाएंगी कि समय से बीज उपलब्ध कराओ, उनको कृषि उपकरण दो, उनको अच्छे साख, उनको लोन्स दो कम ब्याज दर पर, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, और सरकार उठाती भी है कदम। अब हम चलते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। अब हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक किस प्रकार के होते हैं, मतलब कि आप जो ओनर हो, ओनर के हिसाब से किस प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी क्षेत्रक। सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हम कहेंगे। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलोगे, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक मतलब कि जिसको आपको शेयर करना है, और निजी क्षेत्रक मतलब जिसके आप खुद एक मालिक हो। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक वे क्षेत्रक जिनमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। दैट मीन्स कि जो ज़्यादातर परिसंपत्तियाँ होती हैं, ज़्यादातर जो कि वो प्रॉपर्टी होती है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, और सरकार ही सभी की क्या सेवाएं उपलब्ध कराती है, वो आपकी सार्वजनिक क्षेत्रक में अंतर्गत आता है। और निजी क्षेत्रक क्या होता है, वे क्षेत्रक जिनमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है, तो वो एक निजी क्षेत्रक होता है जिसमें आप खुद एक मालिक हो। फिर हम देखते हैं कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में क्या डिफरेंस है, थोड़ा वो देख लेते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रक का ध्येय मतलब कि उनका जो काम करने का जो तरीका है या फिर उनका जो टारगेट है वो केवल लाभ कमाना नहीं है बल्कि सेवाएं प्रदान करना है। तो बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट को इस तरीके से झेलनी पड़ती हैं कि उनको उसमें लॉस बियर करना पड़ता है, लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको क्या सेवाएं प्रदान करनी है लोगों को, इसलिए उनको वो चीज़ भी झेलनी पड़ती है कि किसी चीज़ में उनको लॉस
झेलना पड़े। और इसी तरह जब हम निजी क्षेत्र में हम देखते हैं तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपना लॉस नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए वो सब चीज़ें क्या हमें करनी पड़ती है, सार्वजनिक क्षेत्र के थ्रू हमें वो कंज्यूम करनी होती है। लाइक आपके जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंड आप जो स्कूल पढ़ने जाते हो, बैंकिंग सेवाएं, ये सारी जो चीज़ है ये मोस्टली आपकी गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको मिलती है। अब निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय मतलब कि टारगेट लाभ अर्जित करना होता है और सेवाएं प्रदान करना नहीं होता उनका प्रायोरिटी। उनका होता है कि उनको लॉस नहीं झेलना, उनको प्रॉफिट चाहिए, ऐसा होता है। एग्जाम्पल रेलवे, डाकघर एट्सेट्रा। तो जो रेलवेज़ का काम है, ये जो डाकघर है आपकी कौन गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो आपका निजी क्षेत्र है वो आपका क्या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि अपना खुद का प्रॉफिट देखती हैं और इनका जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। जबकि सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसका जो टारगेट होता है वो सेवाएं प्रदान करना होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको लर्न रखना है। अब देखो, अब है यहाँ पे एक चीज़ कि आपका क्वेश्चन इन तरीके से बन सकता है, लेकिन आपका आंसर ये वाला ही जाना है नीचे का जो मैंने लिखा है। तो ये सारे क्वेश्चन टाइप के मैंने लिखे हैं, बट ये हेडिंग्स है। सरकार द्वारा व्यय की क्या आवश्यकता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर ये है कि निजी क्षेत्र लाभ कमाने के लिए सेवाएं देता है, परंतु सरकार ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराती है जिसमें उन्हें घाटा झेलना पड़ता है। जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि सरकार को लॉस भी झेलना पड़ता है, लेकिन उनको वो चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है तो उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और सरकार की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, ऐसा क्यों। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुछ गतिविधियों पर सरकार द्वारा व्यय करना क्यों अनिवार्य है। ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करते हैं, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है इस क्वेश्चन से कि कुछ हमारी जो सेवाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो निजी क्षेत्र द्वारा पूरी नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से मार्केट में आते हैं। और जो सरकार है उनका जो टारगेट है वो है सेवाएं उपलब्ध कराना। तो इसीलिए जो सरकार है वो क्या करती है, उसका ज़रूरी है हमारी सेवाएं पूरा करना, जो चीज़ हमारी निजी क्षेत्र पूरे नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, और जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ में सरकार को प्रॉफिट नहीं हो पाता, उसको उस चीज़ में लॉस होता है, लेकिन फिर भी उनका टारगेट है हमें सेवाएं प्रदान करना। तो यही इसका एक आंसर है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स के थ्रू दिया हुआ है कि सरकार का पहला ध्येय या उद्देश्य लोगों को सेवाएं प्रदान करना है, चाहे उसमें सरकार को घाटा हो, तथा निजी क्षेत्रों का लाभ कमाना। ये वही चीज़ है कि सरकार का पहला जो उद्देश्य है वो है लोगों को सेवाएं प्रदान करना, चाहे उसमें उनको घाटा ही क्यों ना हो। लेकिन जो निजी क्षेत्र है वो अपना केवल प्रॉफिट देखता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका सेवाएं प्रदान करना है, उसको केवल ये है कि उसको प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए जो सरकार का हमारी जो निजी जो सेवाएं हैं उसमें आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनको उस चीज़ में वो चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए वो आपको काम करना ही पड़ेगा सरकार द्वारा। फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होते हैं, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए। एग्जाम्पल सड़क निर्माण जो होता है, पुल, रेलवे, पत्तनों, बिजली आदि का जो निर्माण होता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। इसीलिए जो हमारी निजी क्षेत्र के वो इन सब चीज़ों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए। बट ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, तो इसीलिए जो सरकार है वो उनका उद्देश्य तो होता है सेवाएं प्रदान करना, इसलिए वो इन सब चीज़ों का निर्माण करती हैं, भले ही इसमें उनको घाटा झेलना पड़े। तो कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। तो कुछ चीज़ों पे सरकार की बाउंडेशन भी होती है कि निजी क्षेत्र जो है वो उनकी परमिशन के बिना वो आगे काम नहीं करवा सकते। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो उत्पादन मूल्य पर
बिजली की बिक्री, पीडीएस सिस्टम एक्सेट्रा, मतलब कि आप उत्पादन जो मूल्य है पर आपको उसी रेट पे बिजली को बेचना पड़ेगा, लेकिन वो उस रेट पे क्यों बेचेंगी, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, उनको तो उनको ज़्यादा पैसे कमाने हैं ना निजी क्षेत्र को, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं, क्योंकि हर वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगा हर एक आम इंसान। तो ये हमें बता रहा है कि बाउंडेशन भी होती है सरकार की निजी क्षेत्र पर। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। तो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां ऐसी भी होती हैं जिनकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर है और सरकार को ही पूरी करनी पड़ेगी। इन पर व्यय करना सरकार के लिए अनिवार्यता है। एग्जाम्पल आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एक्सेट्रा, ये बेसिक नीड्स हैं जो कि सरकार को इस पर व्यय करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को तो, और जो नोट्स की वीडियो है एंड पार्ट 1 ज़रूर देखना, लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दूँगी, तो जाके जल्दी से वीडियो को देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं और उनके नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।